अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं स्टेट ऑब्जर्वर और मैं हूं आशिया खान। 19 जनवरी 1990, वो दिन जिस दिन लाखों कश्मीरी पंडित अपने घर यानी अपने कश्मीर को, अपने वतन को छोड़कर अलग अलग शहरों में बस गए। आज हम उसी विषय के बारे में खास चर्चा करेंगे इंजीनियर ऋषि किलम जी से, जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं एनसीपी यूथ विंग के। तो आज हम इनसे वही जो काला दिन है 19 जनवरी 1990 का, उसके बारे में खास चर्चा करेंगे। सबसे पहले स्वागत है सर। हाँ जी, थैंक यू जी। जी, मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कि वो 19 जनवरी जो 1990 का दिन था, जो काला दिन, यानी जब सब कश्मीरी पंडित्स को अपने अपने घरों को छोड़कर आना पड़ा, जिनको यहाँ पर जब वो वहां से आए, इसके बाद में उनको एज ए माइग्रेंट नाम दिया गया, कश्मीरी रिफ्यूजीज या माइग्रेंट। तो मैं आपसे यही जानना चाहूंगी, अपना घर छोड़कर आना एक बहुत बड़ी बात। तो हम उसी विषय पर आज आपसे खास चर्चा करेंगे। जी मैम, ये बड़ी दुख की बात है कि आज भी कश्मीरी पंडित्स को इस मतलब इतनी तरक्की, इतनी डेवलपमेंट हमारे देश में हुई, लेकिन आज भी कहीं ना कहीं कश्मीरी पंडितों को कहा जाता है कश्मीरी रिफ्यूजीज़। अपने ही स्टेट में हम रिफ्यूजीज़ हैं। ये बड़े दुख की बात है कि आप देखिए, पीओ के रिफ्यूजीज जो यहाँ आए, तो उनको तो रिफ्यूजीज नाम है ही, लेकिन कश्मीरी पंडित साहब जो अपना स्टेट होके हम यहाँ पे रिफ्यूजी लाइफ जी रहे हैं, ये हम ही जानते हैं कि 1990 से आज तक हम कैसे यहाँ मतलब सेटल कैसे हुए, कैसे हम यहाँ मतलब हमारे जो फैमिलीज़ है उन्होंने मतलब फादर्स ने, हमारे मदर्स है उन्होंने कैसे, जो हमारी माताएं बहनें हैं उन्होंने कैसे यहाँ पे एडजस्टमेंट की। तो ये ना कि एक फैमिली की बात है, हज़ारों कश्मीरी पंडित जो यहाँ टेंट्स में रह रहे हैं, कैंप्स में थे, तो अब जाके उनको यहाँ पे उन्होंने कुछ जगती में माइग्रेंट कैंप्स अलॉटमेंट कुछ की है। पहले तो उनकी कंडीशन अब देखिए क्या थी। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो काला दिन आपने कहा, ये काला दिन उन लीडर्स की वजह से ही है जो आज बात करते हैं कि कश्मीरी पंडितों को वापस लेके जाइए, बात करते हैं कश्मीरी पंडितों की। 1990 से आज तक मुझे बताइए, किस कश्मीरी पंडित के पास कौन सा कश्मीर का लीडर आया, कौन सा उसने कश्मीरी पंडितों का दर्द सुना कि उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनके पास खाने को कुछ है? कुछ भी नहीं। बस अपनी सियासत के लिए, वोट बैंक के लिए, फॉर्मेलिटी दिखावे के लिए कश्मीरी पंडितों का यूज़ किया गया। लेकिन मैं अब ये बताना चाहता हूँ, वो वक्त चला गया। उस टाइम हमारी जनरेशन जो थी, ओल्ड जनरेशन जितनी भी थी, जो हमारे बुजुर्ग थे, वो मतलब उन्होंने टॉलरेट किया, लेकिन जो नई जनरेशन है उनसे नहीं सहा जाएगा। और मैं उनसे भी ये कहना चाहता हूँ कि आप एकजुट होके, अब वक्त आया है कि अपने हक के लिए लड़े। लाखों की तादाद में कश्मीरी पंडित कश्मीर से आए थे, 30 साल हो चुके हैं। आपको क्या लगता है अब इंसाफ मिलेगा? देखिए, इंसाफ हमें तो बड़ी उम्मीदें है भारतीय जनता पार्टी से कि वो हमारे कुछ, नरेंद्र मोदी जी हमारे लिए कुछ करेंगे कश्मीरी पंडित, लेकिन अभी तक तो किया नहीं। लेकिन फिर भी हमें अभी भी उम्मीद है कि वो हमारे लिए करेंगे। मैं हमेशा से एज ए सोशल एक्टिविस्ट कहिए या एज ए अपनी पार्टी के लिए कहिए, मैं हमेशा यही कहता हूँ कि कश्मीरी पंडित का वन टाइम सेटलमेंट किया जाए, क्योंकि जो कश्मीरी पंडित यहाँ पिछले 30-35 साल से रह रहे हैं, उनके लिए दोबारा वहाँ सेटल होना बहुत मुश्किल है। और अगर इन केस हमें वहाँ जाना भी पड़े, मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही कहूँगा कि पहले हमारे जो भी इश्यूज है उनको पूरा किया जाए। जैसे हमारे जो घर जलाए गए, हमारी प्रॉपर्टीज में एनक्रोचमेंट है, उसके लिए हमारे जो मतलब हमने हमेशा अपील की है कि जो एनक्रोचमेंट्स है उसको वहाँ से जो मतलब कंसर्न डीसीज है उनको आप वहाँ पे कहिए कि उनकी जो एनक्रोचमेंट लैंड है वो उन्हें वापस दीजिए। लेकिन मैं ये भी कहना चाहता हूँ, जो कश्मीर के जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है उनकी नस नस में करप्शन है। ये मैं ओपनली आपसे कहना चाहता हूँ, आपकी चैनल के माध्यम से, कश्मीर में जितनी एडमिनिस्ट्रेशन है मोस्टली उनकी नस नस में करप्शन है। जब तक कश्मीर का सिस्टम और कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं होगी, तब तक कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ भी ऐसा रिटर्न जो पॉलिसी है वो सोचना ही गलत है। क्योंकि आप देख लीजिए, 2-2 साल से कश्मीरी पंडित्स अपनी एप्लीकेशन यहाँ से भेजते हैं। मैं अपनी बात करूंगा, मैं पिछले 2 साल से कंसर्न डीसी कुलगाम को एप्लीकेशन भेज रहा हूँ कि हमारी लैंड जो है एनक्रोचमेंट वहाँ पे है, वो एनक्रोचमेंट के लिए आप ध्यान दीजिए। लेकिन कुछ नहीं, वो हमारे टेनेंट्स को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आप देख लीजिए, पटवारी जो वहाँ के, वो टोटल ही करप्ट है। मैं पटवारी की बात करता हूँ, नस नस में उनकी करप्शन है। जब तक उनको आप पैसा देंगे तब तक वो आपका काम करेंगे। और कश्मीरी पंडित्स को वहाँ हरासमेंट किया जाता है, ना कि वहाँ के लोकल लोगों की। ये भी मैं गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। कश्मीर का कोई भी लोकल लोग, जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि लोकल लोग जो वहाँ के लोकल है वो परेशान नहीं कर रहे, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स है वो हरासमेंट करते हैं। चाहे वो डीसीज हो, चाहे वो तहसीलदार हो, चाहे पटवारीज हो, उनको जेब में आप पैसा डालिए तब आपका काम करेंगे। मैं दिवसर कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट कुलगाम की बात करता हूँ। वहाँ पे डीसी
डीसी जब तक चेंज नहीं होंगे, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज नहीं होंगे, आप पटवारी देखिए 5-5 साल 6-6 साल से एक ही पटवारी है। आखिरकार ये करप्शन नहीं है तो और क्या है? नरेंद्र मोदी जी से मैं या एलजी साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं देते? आप देखिए वहाँ पे पटवारी को, आप 2 साल से मुझे पटवारी वहाँ ये बोल रहा है कि कल आपका फर्द आ जाएगा, आज फर्द आ जाएगा। ये आखिरकार क्या है? चलिए ऋषि फिल्म जी, आपसे एक खास बात करते हैं कि ये जो आपकी जो प्रॉपर्टीज हैं, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उस पर एनक्रोचमेंट नहीं चलाएगी, जो वहां पर प्रॉपर्टी, आपको क्या लगता है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो उसको अच्छे ढंग से लुक आफ्टर कर रहा है या उसकी देखभाल कर रहा है? देखिए, जब कश्मीर से 1990 से कश्मीरी पंडित जम्मू आए तो एडमिनिस्ट्रेशन, जो वहाँ के कंसर्न डीसीज थे, जो हायर अथॉरिटीज़ थे, उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वहाँ लुक आफ्टर करें हमारी प्रॉपर्टीज़ की। मैं ये साफ साफ बताना चाहता हूँ, अब शमशान भूमि तक को नहीं वहाँ छोड़ा गया, और उसमें भी साथ कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेशन का है। जब तक एडमिनिस्ट्रेशन मिली नहीं है तो कंस्ट्रक्शन शमशान भूमि पे कैसे हुई, उस पर दुकानें कैसे बनी, मॉल्स कैसे बने, इसका कहीं ना कहीं वहाँ के कंसर्न डीसीज है, वहाँ के कंसर्न पटवारीज है, तहसीलदार्स है। आप देखिए ब्रिक किलिंग्स बन रहे हैं, वहाँ पे क्रशर्स बन रहे हैं कश्मीरी पंडितों की ज़मीनों पे। कश्मीरी पंडित्स की ज़मीनें वहाँ सेफ नहीं है जब तक उनको प्रॉपर मुआवजा नहीं दिया गया। आप देखिए उनके घर जलाए गए, उनको 20,000 30,000 रुपए उनको दिया गया। क्या जिसका घर 50 लाख का आज की डेट में 1 करोड़ का था और उसको 20,000 रुपए आप दे रहे हो? शर्म आनी चाहिए ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स जो वहाँ के कंसर्न है। मैं ये बताना चाहता हूँ कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में करप्शन है वहाँ। जब तक वहाँ से करप्शन दूर नहीं होगा, कश्मीरी पंडित को वापस जाने के लिए मजबूर ना करे। और कश्मीरी पंडित अगर वापस जाएगा भी, पहले उसकी जो प्रॉब्लम्स है, उसके अवरेज यूथ है, जो देखिए यूथ की उम्र जा चुकी है, कोई 50 साल का है, कोई 55 साल का है, कोई 45 साल का है, अभी तक उसको देखिए जॉब नहीं मिल रही है। और आप बात करते हैं कि कश्मीरी पंडित के वापस जाने के लिए, हम वापस जाने के लिए तैयार है, लेकिन हमें अलॉटमेंट जो वहाँ पे मिलेगी फ्लैट्स की, वो हमारे नाम पे होनी चाहिए, ना कि टेम्परेरी जैसे यहाँ जगती में कैंप्स में टेम्परेरी है वो नहीं। और हमारे जो मसले हैं, हमारी जो लैंड वहाँ ज़बरदस्ती कब्जा की गई है, जो वहाँ के टेनेंट्स है, ज़बरदस्ती हमें हरासमेंट किया जा रहा है पटवारीज की तरफ से, तहसीलदार की तरफ से, डीसी कुलगाम की तरफ से। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से मैं वहाँ पे एप्लीकेशंस भेज रहा हूँ, बाय हैंड भी गई। ग्रीवेंस सेल, गवर्नर ग्रीवेंस सेल जो है, उनको मैंने वहाँ कहा, लेकिन ये सरासर गुंडागर्दी है। कोई पीडीपी का एजेंट है, कोई वहाँ पे बीजेपी की तरफ से है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रेशर है। आखिरकार कब तक ये होगा? ये नहीं चलेगा। कहीं ना कहीं आपका निशाना है कि एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको अच्छी तरह से देख रेख नहीं कर रही है, एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें मिली हुई है। मेरा निशाना नहीं है, मैं सबूत के साथ कह रहा हूँ। आज भी अगर एडमिनिस्ट्रेशन मुझसे पूछे कि मैं बोलूंगा मैं पिछले 2 साल से ग्रीवेंस सेल में कंप्लेंट कर रहा हूँ। 2 साल से मुझे ये आश्वासन दिया जा रहा है अभी आपको फर्द भेजो। पटवारी साहब फोन पे बोलते हैं बस जी सुबह आपको मिलेगा, बंदा भेजो। सुबह बंदा भेजते, वहां कुछ भी नहीं। पिछले 2 साल से मुझे बेवकूफ बनाया जा रहा है वहां पे। ये मेरा हाल नहीं है, सब कश्मीरी पंडितों के। मैंने आपको कहा कि वहां की नस नस में करप्शन है। जब हम अभी पटवारी को पैसा देंगे तो हमारा काम होगा, तो फर्द इशू होगा। जब वहां के इवन ये भी कहता हूँ कि इसका मतलब डीसी साहब भी वहां मिले हुए हैं उनसे। मैं माफी चाहता हूं इस बात के लिए, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि डीसी एडमिनिस्ट्रेशन पूरी, रेवेन्यू ऑफिसर्स जितने हैं वो करप्ट है वहां। जब तक ये करप्शन दूर नहीं होगा, सिस्टम अच्छा नहीं होगा, कश्मीर का कोई सोल्यूशन नहीं होगा। कश्मीर की नस नस में करप्शन हो गया। जब आप कश्मीर से आए थे तब आपसे जो वादे किए गए थे वो क्या अभी पूरे हुए हैं, फुलफिल किए हैं एडमिनिस्ट्रेशन ने या गवर्नमेंट ने? देखिए, वादे तो बहुत कुछ कर रहे हैं। हर साल हमसे वादे किया जाता है कि अब कश्मीरी पंडितों की बारी, अब कश्मीरी पंडितों की बारी, उनको टाउनशिप देंगे कश्मीर में। देखिए, हमें कोई भीख नहीं दे रहे जो टाउनशिप हमें कश्मीर में देंगे। ये हमारा हक है। कश्मीर जितना कश्मीर के लोगों का है उतना कश्मीरी पंडितों का भी है। जितने कश्मीरी पंडित भी टॉर्चर हुए, उसमें कहीं ना कहीं कश्मीर के लोकल लोग भी वहाँ टॉर्चर हुए, क्योंकि मिलिटेंसी की वजह से वो लोग भी हिट हुए। तो लेकिन जो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है वो टोटल ही फ्लॉप है कश्मीरी पंडित्स के मसले लेके। आप कोई भी एप्लीकेशन भेज दीजिए। इवन भारती जी, जिनकी जो सरपंच जिनकी किलिंग हुई, उनका स्टेटमेंट, एक रिकॉर्ड स्टेटमेंट है मरकरी टाइम्स पे। उन्होंने ये कहा है लास्ट इंटरव्यू में कि मैंने जी वहाँ के डीसी कंसर्न को कहा मुझे सिक्योरिटी दीजिए। उन्होंने ये कहा कि आपको किसने कहा था इलेक्शन लड़ने के लिए? मतलब ये है कश्मीरी पंडित के साथ रवैया। ये है कश्मीरी पंडितों को हरासमेंट किया जा रहा है, वहाँ पे उनको टॉर्चर किया जा रहा है, चाहे वो मुलाजिम हो चाहे कोई हो। टॉर्चर कोर कर रहा है वहां की एडमिनिस्ट्रेशन। मैं ये भी पूछना चाहता हूं, ये कौन सा कानून है कि शाह फैजल साहब जो पहले अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं, फिर रिजिग्नेशन देते हैं 2 बार, और आज उनको बोलते हैं पीएसए भी लग जाता है, और आज उनको बोलते हैं कि आइए जी आपकी जॉब
फिर से दोबारा आप करिए जॉब। क्या आम इंसान के लिए भी ये कानून है? कल को हम भी जॉब छोड़ेंगे तो फिर हम 2 साल के बाद बोलेंगे कि हम भी जॉब करेंगे, क्या ये हमारे लिए भी यही कानून है? तो आखिरकार ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रही है, क्यों भेदभाव? क्या वो पॉलिटिकल लीडर है या उनका उठना बैठना किसी लीडर्स ब्यूरोक्रेट्स के साथ है, तो इसीलिए उनको कोई माफ़ी है? पीएसए किस पे लगा? जो पब्लिक सेफ्टी एक्ट लगा, जिसने एंटी पार्टी, जिसने एंटी एक्टिविटी किया है, हिंदुस्तान के खिलाफ कुछ बोला है, हिंदुस्तान के खिलाफ कोई एक्टिविटी की है, और उसको आप दोबारा बोलते हो आईएएस की कुर्सी पे बैठो, कल को 2 साल के बाद फिर से छोड़ के बोलेंगे मैं फिर से सियासत में जाऊंगा। ये मजाक नहीं है तो क्या है? डेमोक्रेसी का मजाक बना रखा है इन्होंने। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ऐसा कानून ना करें इम्प्लीमेंट। इससे जो यूथ है वो प्रोवोक होंगे। जो आप दोबारा फिर तो महबूबा मुफ्ती कहेगी मैं भी पीएसए हट के मुझे भी चीफ मिनिस्टर बना दो। ये कौन सा कानून है? ये कानून नहीं है, ये चलेगा भी नहीं। ये मजाक बना रखा है जो टुकड़े टुकड़े गैंग वाली उन ग्रुप के साथ उठना बैठना है, और वो आज हमारी बात करते हैं कि आईएएस अफसर दोबारा बनेंगे। ये मजाक है। किरण जी, अगर हम आपसे बात करें तो अगर हम बच्चे देखें जो कश्मीरी मतलब यूथ है, वो भी काफ़ी ज़्यादा मतलब परेशान है, क्योंकि जॉब्स की बात ले लीजिए, जॉब्स को लेकर अगर ऐसे भी उनको स्टडी करनी है उसके रिलेटेड भी उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बड़े दुख की बात है जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने, मैं ये भी कहूँगा भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे किए थे कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम 370 हटेगा तो 50,000 नौकरियां मिलेगी। अभी गवर्नर साहब ने कहा था 10,000। ये एक सोची साजिश प्लानिंग थी कि मतलब इलेक्शन स्टैंड में कहूँगा। अभी इन्होंने एलजी साहब को चेंज किया रातों रात, इन्होंने एलजी भी चेंज कर दिया, इन्होंने दूसरा एलजी भी लाया। तो ये मतलब कहाँ का क्या हो रहा है स्टेट में? आप देखिए, ये खाली बात कश्मीरी पंडितों की नहीं है, कश्मीर का लोकल जो वहाँ रहने वाला है वो भी हिट हुआ, यूथ। आप चिनाब वैली की बात करिए, आप गुजर बकरवाल की बात करिए, हर एक तबका जितने भी लोग हैं सब सफ़र कर रहे हैं, युवा सफ़र कर रहे हैं, युवा ओवर एज हो रहे हैं, ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उनको जब देखिए रोजगार नहीं है, कुछ भी नहीं है, हरासमेंट हो रही है, तो गलत एक्टिविटी वो करेंगे ही। आप देखिए हिंदुस्तान में क्राइम्स क्यों बढ़ रहे हैं? इसी वजह से, जब युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है, फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ रही है। बैंक्स जो जिन्होंने स्टूडेंट्स से बैंक लोन लिया है उनको हरासमेंट कर रहे हैं, बैंक्स प्रेशर कर रहे हैं। इधर से ये कह रहे हैं कि नहीं जी लॉकडाउन में कोई बैंक ईएमआई नहीं मांगेगा, और इधर से इनको स्टूडेंट्स को परेशान किया जा रहा है कि अगर आप ईएमआई नहीं देंगे तो हम आप पे डिफाल्टर डिक्लेयर कर देंगे, आपके पोस्टर लगा देंगे। इवन ये पंजाब नेशनल बैंक की बात कर लीजिए, स्टेट बैंक की बात कर लीजिए, सबकी तरफ से प्रेशराइज है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ, यही वो सियासत वाले हैं जो अभी चीफ सेक्रेटरी साहब का बयान आया कि इन लीडर्स के लिए, तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा। इनको मिर्च क्यों लगी? क्योंकि इन्होंने हमेशा राजनीति की है 370 पे, इन्होंने राजनीति की है युवाओं को लेके, तो बाकी इन्होंने कोई डेवलपमेंट की बात नहीं की। मैं युवाओं से यही अपील करूंगा कि अब नए चेहरों को मौका दे आने के लिए। पुराने चेहरे जो है आपने उनको टेस्ट भी कर लिया, टेस्ट भी कर लिया, देख भी लिया कि एनसी क्या है, पीडीपी क्या है, कौन सा लीडर क्या है। ये फिर से आप गलती कर रहे हैं कि इन्हीं लीडर्स को आप फिर से समर्थन देके इन्हीं लीडर्स के साथ ज्वाइनिंग कर रहे हैं। ये बड़े दुख की बात है। तो ये आपके लिए कुछ नहीं करेंगे, आपको अपना लीडर खुद चुनना है। आपको क्या लगता है ये गवर्नर बदलने बदलने से जम्मू कश्मीर यूटी की प्रॉब्लम्स हल होंगी? और जो नए जो हमारे गवर्नर आए, आपको क्या लगता है ये जनता के वादों को फुलफिल करेंगे? देखिए, नए जो हमारे सिन्हा साहब आए हैं, हमें भी जैसे हम, मैं कह रहा हूँ टेस्टिंग लेबॉर्ट्री है जेएंड के, हमें उनको थोड़ा मौका देना चाहिए। चलो नए नए आए, क्या पता कुछ करे, तो हमें उनको भी 2-4 महीने का टाइम देना चाहिए। अब ये भी ना हो कि 2-4 महीने के बाद वो भी छोड़ के कोई और आ जाए। कोई भरोसा नहीं है अब, क्योंकि जो रिमोट कंट्रोल सरकार है वहाँ से जो उनको गाइडेंस देंगे, जो वहाँ से उनका डायरेक्शन होगा वही होगा। तो लेकिन चलिए, हमें भरोसा तो करना है अपनी सरकार पे, केंद्र सरकार पे भरोसा करना है कि क्या पता कुछ करे। अभी तक तो हम पिछले 6 साल से मोदी जी के जितने भी दावे थे उन पे भरोसा कर रहे हैं कि रोजगार मिलेगा, डेवलपमेंट होगी, मिला तो कुछ नहीं। लेकिन हमें उम्मीद है कि आगे जाके कुछ हो सके। तो हम यही रिक्वेस्ट करते हैं कि तब जाके इस हमें स्टेटहुड भी दे, जब हमारे लिए डेवलपमेंट हो, जब हमारे युवाओं को रोजगार मिले, उसके बाद आप स्टेटहुड की बात करें। विडोज को देखिए, पेंशन नहीं प्रॉपर टाइम मिल रहा है, आप देखिए सफर कर रहे हैं। आप देखिए डिसेबल सेक्टर कितना सफर कर रहा है, एसआरओ सफर कर रहे हैं, आंगनवाड़ी, पीएचई, डेली वेजर्स, सब एक सफर कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि उनके मसले जो है वो हल हो। खासकर हमारे कश्मीरी पंडित जो पिछले 30 साल से रिफ्यूजी रह रहे हैं, जिनको दर दर की ठोकरें मिल रही है, उनके लिए कुछ करे। अब ये नहीं चलेगा। मैं उन यूथ से भी कहता हूँ, उन पोलिटिकल पार्टी से भी जो हमारे लीडर्स है, कश्मीरी पंडित्स के लीडर है, रिप्रेजेंटेटिव है, कि आप एकजुट होइए और कश्मीरी पंडित्स के लिए फाइट करिए, उनके हक के लिए। अगर आप आज भी अपनी सियासत करेंगे कोई बीजेपी के साथ, कोई पीडीपी के साथ, कोई किसी पार्टी के साथ, तो हमारी जो कश्मीरी पंडित समाज है वो टोटली खत्म हो जाएगा। और जो वहाँ के करप्ट लीडर्स भी है और करप्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी है, वो हमें कहीं का नहीं रखेंगे। हमारी जो ज़मीनें हैं, हमारे पुश्तों की ज़मीनें हैं, वो हमसे छीनी जाएगी, हमें हमारे लिए कुछ नहीं रहेगा। जी, जैसे कि हम आपसे यही जानना चाहेंगे, जब आप 1990 में यहाँ पर आए
तो तब आपको किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा, यानी आपने किन किन चीज़ों को किन किन चीज़ों से आपने मतलब दरगुजर होकर आप मतलब यहाँ तक पहुँचे? देखिए, सबसे पहले जब हम छोटे थे 1990 में, जब हम यहाँ आए, हमारे पास देखिए रहने को घर नहीं था, हमारे पास कुछ भी नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं थी। तो कैसे हमने स्टैंड किया, ये शुक्र है महाराष्ट्र सरकार का भी, जिन्होंने उस टाइम हमारे मतलब लिए जो माइग्रेंट कोटा रखा गया जो बच्चों की पढ़ाई के लिए, तो उसमें हमें काफ़ी सहूलियत मिली। और जो हमारे गवर्नर साहब थे जगमोहन जी, उन्होंने एक राशन कार्ड का हमारे लिए रखा कि हमें राशन कार्ड उस टाइम मतलब कि कुछ हेल्प मिलता था, 500-700 रुपये, आज जाके कुछ थोड़ा बहुत मिलता है। तो ऐसे हमने सरवाइव किया। हमारी माताएं बहनें वो भी कहीं कहीं जॉब करने लगे, कुछ प्राइवेट जॉब्स, तो काफ़ी दिक्कत हुई हमें। तो वही देख के हमें काफ़ी अफसोस हो रहा है कि आज भी हम रिफ्यूजी माने जाते हैं, आज भी हम अपने स्टेट में रिफ्यूजी है, दर दर के ठोके। लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो सिर्फ अपने मतलब के लिए हमें कहते हैं कि कश्मीरी पंडितों का सोल्यूशन करिए, कश्मीरी पंडितों को घर वापसी। अरे घर वापसी तो है, हमें 30 साल के बाद आप वापस लेके जाओगे, फिर से हमें वही जगती की तरह एक क्वार्टर देंगे, 2 कमरे होंगे, तो आखिरकार हमारे लाइफ क्या बस इतनी है? क्या हमारे जो यूथ्स है उनका भविष्य क्या है? मुझे ये बताइए, वहाँ जॉब कौन देगा हमें? हमारे लिए क्लास 4 की जॉब ही क्यों है? हमारे लिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब क्यों नहीं है? कश्मीरी पंडितों को जॉब जो है, पढ़े लिखे इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, उनको क्लास 4 की चपरासी की जॉब, या उनको चपरासी के लिए ऑफर करेंगे, या क्लास 4 या टीचर्स के लिए जॉब ऑफर करेंगे कश्मीर में? हम ये कहते हैं उनको सेंट्रल गवर्नमेंट में एडजस्टमेंट क्यों नहीं मिल रही है? पहले तो आप ये भी, हम केंद्र सरकार से कहते हैं कि जो हमारी ज़मीनें जायदाद मकान उनका हिसाब करें, तब जाके हम वापस की बात कर लीजिए। तो मैं उन सब लीडर से फिर से अपील करता हूं, जो हमारे जितनी ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी पंडित्स के लीडर है, कि एकजुट होके, अब वक्त नहीं है सियासत का, एकजुट होके कश्मीरी पंडित्स के लिए कुछ सोचिए। हमारे आने वाले जो भी हमारे यूथ्स है, स्टूडेंट्स है, उनके भविष्य के लिए सोचिए, उनके फ्यूचर के लिए सोचिए। आप देखिए कश्मीरी पंडित्स जो बुजुर्ग है, क्या कंडीशन है जगती में, मेडिकल हेल्थ के लिए कुछ भी नहीं है, तरसते हैं दवाइयों के लिए, जिनको हार्ट के पेशेंट्स है, कैंसर के पेशेंट्स है, ओपन हार्ट सर्जरी करनी होती है, कुछ कोई सपोर्ट नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से, कुछ भी नहीं है, क्या मिल रहा है? तो आखिरकार कब तक हम ये सहेंगे? जी शुक्रिया। ये थे हमारे साथ इंजीनियर ऋषि कलम जी। जैसे कि इनका कहना था कि जो भी कश्मीरी पंडित लीडर्स हैं, अब समय आ गया है उन सबको एकजुट होना चाहिए, क्योंकि अगर सब कश्मीरी पंडित जो माइग्रेंट्स हैं, यानी 19 जनवरी 1990 वो काला दिन था जब लाखों की तादाद में सब कश्मीरी पंडित्स को कश्मीर छोड़कर आना पड़ा, अपना घर छोड़ के आना एक बहुत बड़ी बात। अब आखिर में ये सब कश्मीरी पंडित लीडर हैं, उनसे यही अपील करते हैं कि अब सबको एकजुट होना है और सामने आना है, अब किसी की चापलूसी बातों में नहीं आना है। तो ऐसी ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए स्टेट ऑब्जर्वर के साथ।